अक्सर हमने लैंग्वेज वॉर सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखा है, यानी कि तमिलनाडु में हमेशा हमने देखा है कि एक लैंग्वेज वॉर शुरू रहता है वहां पर, और वहां पर हिंदी को लेकर काफी एक नेगेटिविटी बनी रहती है। बिल्कुल उसी तरह का एक लैंग्वेज वॉर हमें छत्तीसगढ़ में भी शुरू होते हुए नजर आ रहा है, और वो लैंग्वेज वॉर के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है विजय शर्मा, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी को ये पत्र लिखा है कि पुलिसिंग डिपार्टमेंट में, पुलिसिंग की भाषा में अब उर्दू शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए और स्ट्रिक्टली हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छा जरूर है, और ये इंटेंशन कुछ ऐसा है कि उर्दू में कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं जो आम जनता को आम भाषा में समझ नहीं आते हैं, और हिंदी के सरल वर्ड्स का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं पुलिसिंग को भी बेटर बनाएगा और एक्सेसिबल बनाएगा। तो इंटेंशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसी को ब्रेक डाउन करने के लिए आज हमने कांग्रेस लीडर को यहां पर बिठाया है, जो पेशे से लॉयर भी है। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप में, एंड आप सभी को, हमारे जितने भी ऑडियंस है, आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा। आप अमित श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ स्पोक्सपर्सन हैं और लॉयर हैं पेशे से, तो इसलिए ये हमें आज अपना कांग्रेस का स्टांस भी क्लियर करेंगे कि किस तरह से वो इस पूरे डिसीजन को देखते हैं। उसके साथ साथ वो हमें एग्जैक्टली लॉ की भाषा में, लीगल भाषा में समझाएंगे कि एक अच्छा डिसीजन है या एक बुरा डिसीजन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। आप सबसे पहले कांग्रेस मैन होने के नाते आप हमें क्या बताना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या है, कांग्रेस का स्टांस क्या है विजय शर्मा के इस लेटर पे, कि क्या उर्दू का इस्तेमाल अब बाहर कर देना चाहिए पुलिसिंग भाषा से और हिंदी के शब्दों को और इस्तेमाल करना चाहिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरह से विजय शर्मा का जो एक रेपुटेशन है वो एक हिंदुत्व लीडर के तौर पर ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी में, और वो अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक जो उर्दू को जो लैंग्वेज है उसको हटाने की जो एक कोशिश है, वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का भी एक एजेंडा पुश करने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है आप और कांग्रेस का स्टांस, सबसे पहले मेरे पहले सवाल में आप क्लियर रखें। देखिए, कहते हैं ना कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो पहला तो ऐसा कोई शब्द नहीं कहना चाहिए कि किसी को बुरा लगे। हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि कैसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है एक अच्छा उदाहरण तो है, लेकिन कहते हैं ना कि पूर्व में भी कई प्रदेशों में किया गया है, मध्य प्रदेश में भी किया गया था 2022 में, और लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा लॉयर होने के कारण नाते भी मुझे लगता है कि जो शब्द जो कहते हैं ना कि भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 में लाया गया था, और उस समय इसलिए लाया गया था कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको भारतीयों के बीच में कैसे उसे चलाना है, चाहे वो गृह हो, वित्त हो, अलग डिपार्टमेंट हो, और उस समय की जो पुलिसिंग वो जो चले आ रही है, जो लॉ चले आ रहे थे और जो वर्ड चले आ रहे थे, जो शब्दावली चले आ रही थी, वही आज तक अडॉप्ट हो रही थी। और मुझे लगता है कि वो तीन लोगों को समझ में आती थी, या तो पुलिस को, या हम जैसे लॉयर को, या फिर माननीय न्यायाधीशों को। जनता को समझ में बहुत सारे ऐसे वर्ड में अभी आपके कन्वर्सेशन में मैं लाऊंगा जो मुझे लगता है बहुत इजी वर्ड है, लेकिन वो क्योंकि उर्दू, फारसी और अरबी में हुआ करते थे, और उस समय जब 1861 में अगर आप देखेंगे तो मुगल सल्तनत के बाद अंग्रेजों का राज आया था, तो उस समय का शब्दों का प्रयोग हो रहा था, और मुझे लगता है एक अच्छी पहल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो मच बेटर है, स्वागत योग्य भी है, लेकिन ऐसे समय में आपने लाया है जब ज्यादा जरूरी होता। एज अ गृह मंत्री आप बलौदा बाजार में शांति स्थापित करने के लिए आप काम करते, ऐसे समय आपने इसे लाया है जब आप उस समाज को संतुष्ट करने का आप काम करते, तो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। आपने जो लाया है वो अच्छा चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, सरल शब्दों में, जनता को कानूनी भाषा का समझ हो जाए और वो शब्द जनता समझ सके, लेकिन मुझे लगता है कि फिर उसी में जाना पड़ेगा। सुमी जी, 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम जो गठित किया गया था, बाद में 62 में उसे 3 लोगों को ऐड किया गया कि भारतीयों का उसमें भी योगदान होना चाहिए। जी अमित जी, मैं इसी प्रश्न पे आऊंगी, और इनफैक्ट मैं चाहती हूँ आप मुझे अलाउ करें कि मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं, लेकिन उससे पहले मैं क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि कांग्रेस इसका वेलकम कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हाँ। मैंने कहा ना कि कानून की भाषा जनता को सुलभ हो, हाँ। जनता उसे समझे, हाँ। हमारा ध्येय यही है, हाँ। लेकिन मैंने कहा कि जो समय आपने चुना है
वो समय ज्यादा बेहतर आपकी प्रायोरिटी में अभी बलौदा बाजार में शांति स्थापित करना होना चाहिए। अच्छा, तो टाइमिंग जरूर गलत है इस पूरे डिसीजन की, लेकिन ये डिसीजन कांग्रेस को भी अग्रीएबल है, यानी कि कांग्रेस भी इस डिसीजन के साथ है कि बिल्कुल अगर जनहित में ये चीजें हो रही हैं तो होनी चाहिए। अब मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा सा डेल्व डीप करें, क्योंकि आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले 2 दशकों से ज्यादा का वक्त आपने लॉ डिपार्टमेंट में बिताया है, आप खुद एक लॉयर है पेशे से। प्लीज बताइए कि किस तरह से, कौन सी परेशानियों का सामना आपने किया, और जरा सी हिस्ट्री बताइए। आप जिस अधिनियम की चर्चा अभी कर रहे थे उसकी हिस्ट्री बताइए, और कौन से ऐसे शब्द हैं, बीजेपी कह रही है कि 300 से 400 ऐसे एनलिस्टेड शब्द हैं जिनको बदला जाएगा, जो आम भाषा में बिल्कुल यूज किए जाते हैं, लीगल भाषा में, लेकिन बिल्कुल एकदम परे है लोगों की अंडरस्टैंडिंग से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिनियम मैं आपको बता रहा हूँ 1861 में वो अधिनियम बना था, भारतीय परिषद अधिनियम, और 62 में 3 लोगों को ऐड किया गया था। राजा पटियाला और दिनकर राव जी को ऐड किया गया था, और राजा बनारस, ये 3 लोगों को उसमें भारतीय को विधान परिषद में ऐड किया गया था कि और क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए करें। और लगातार आपको मैं बता दूं कि उस समय इस बिल को पेश करने वाले लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने इस बिल को पेश किया था, और उसके बाद मैंने जैसा आपको कहा कि उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उन्हें कैसे शक्ति देना है, उन्हें कैसे पावर देना है, उसके लिए सारा अधिनियम लाया गया था, और कैसे हम जनता के बीच में जाके सारे उन मुद्दों को, चाहे इस परिषद के माध्यम से, कैसे उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए, उसके लिए ये सब बनाया गया था। लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड आज लाना चाहूंगा, जैसे सफीना। अब मैं आपसे पूछूंगा सफीना, या मैं किसी आपके दर्शकों से, बुद्धिजीवी वर्ग आपके दर्शक हैं, मैं उनसे पूछूंगा सफीना वर्ड क्या होता है। सफीना मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो किसी लड़की का, खूबसूरत लड़की का नाम होता है। कोई दूसरा पक्ष यही बोलेगा, लेकिन उसको कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में बुलावा पत्र। अच्छा जी, उसे कहा जाता है बुलावा पत्र। उसी तरह जैसे हम किसी स्थान या हम परिसर की बात करते हैं, हम अपने कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे कि वो स्थान हम जा रहे हैं, लेकिन अगर उससे आप लीगल वर्ड उसमें आप देखेंगे जो यूज हो रहा है, जो पुलिस वाले यूज करते हैं, हाजा हाजा। अब कितना डिफरेंट लगता है कि एक तरफ परिसर और स्थान। तो आने वाले समय में आप देखेंगे जब ये अप्लाई हो जाएगा, आपने कहा 300 वर्ड, मेरी जानकारी में जो मैंने स्टडी करते हुए पाया और जो दूसरे प्रदेशों में हुआ था, वो 69 वर्ड थे। कुछ 69 वर्ड्स में जो मुझे याद आए, मैंने आपके चैनल के दर्शकों के लिए उसे नोट भी कर लिया है। जैसे देखिए, सूचित करना या सूचना ना होना, आदम तामिल, हम जनरल वर्ड में यूज करते हैं इसे, आदम तामिल। लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं उसके हिंदी मीनिंग बता दूं कि उसका काम हो जाता है सूचना ना होना। उसी प्रकार से जैसे हम अभी कहते हैं कि चश्मदीद गवाह, ये इजी लैंग्वेज, ये सब जानते हैं, सब समझते हैं। लेकिन जब आने वाले समय में वो होगा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, ये वर्ड तो मुझे लगता है कि सारे लोग समझते होंगे। अब हम आगे जैसे जाते हैं, कब्जा, आधिपत्य, वो भी लोग समझते हैं, जो जनरल है। मुचलका, व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। और अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कोई पीड़िता है, और ये वर्ड अगर आप देखेंगी तो पीड़िता जो वर्ड है, वो जो वर्ड यूज होता है बहुत टिपिकल वर्ड है। वो जो लॉयर नहीं रहेगा, जो पुलिस वाले नहीं रहेंगे, या कोई माननीय न्यायाधीश नहीं होगा, मुझे लगता है वो समझ नहीं पाएगा। अब पीड़िता को क्या बोलते हैं? मजरूब, मजरूब, पीड़ित, ऐसा। मुजामत मतलब झगड़ा। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो जनता, जैसे कहते हैं ना फौत, मृत्यु। अच्छा, मृत्यु को फौत कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। उसी प्रकार बेवा को विधवा कहा जाएगा, अभी बेवा यूज किया करते हैं। साकिन, साकिन मतलब होता है अचल। साकिन मतलब गति रहित, गति रहित, साकिन, अभी साकिन यूज वर्ड होता है। उसी प्रकार से जैसे शांति भंग, आगे जो यूज होगा वो शांति भंग के वर्ड होगा, लेकिन अभी जो वर्ड यूज होता है वो नक्शे अमन, अच्छा, उसे शांति भंग कहा जाता है। उसी प्रकार से बयान तहरीर, लिखित बयान। अच्छा, ओके। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आपके जनता को, जब ये पुलिसिंग चेंज होगी, मतलब ये वर्ड चेंज होंगे, उसी प्रकार से गुजारिश मतलब निवेदन, प्रार्थना, ये भी समझ आता है। अब सेंधमारी, सेंधमारी वर्ड यूज होता है, तो उसका है नकाब जानी, ठीक। ये सब रोज नामचा आम, तो अब सामान्य दैनिक हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। मुझे लगता है कि जनता को समझ में आए, न्याय सुलभ हो, सरल हो,
और कानून की भाषा में जनता को खुद समझ में आना चाहिए कि मेरा ये केस है, ये लैंग्वेज है और ये क्रिस्टल क्लियर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्याय मिलने के लिए अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि हम उन विपक्षियों में नहीं है कि विरोध के लिए ही विरोध करें। मुझे लगता है कि राजनीति में एक सुचिता होना चाहिए। विरोध के बहुत सारे मुद्दे भी रहते हैं। डे टू डे ये जो सरकार कर रही है उसमें मुद्दों की भरमार है। लेकिन मुझे लगता है अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं फिर कह दूं कि स्वागत योग्य है, अच्छा उदाहरण है। लेकिन मुझे जिस चीज से वो लग रहा है, मुझे लगता है आप ये बाद में भी कर सकते थे। आपके लिए पहले इनिशिएटिव, आपको प्रायोरिटीज में आपके लिए बलौदा बाजार होना चाहिए एज अ होम मिनिस्टर। बिल्कुल। आपने फिर ये बात एम्फेसिस की और आपने बहुत अच्छे शब्दों के बारे में हमें बताया। लेकिन मैं फिर से आप पे इसी क्वेश्चन पे आना चाहूंगी कि किस तरह से ये लोगों की लाइफ को सरल बनाएगा। अभी तक आपने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो आपके पास लैंग्वेज के एक उलझन को लेकर भी पहुंचे हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ अगर ऐसी कोई मेरे पास अगर कोई FIR हो या ऐसा कुछ भी हो तो मैं एज अ जर्नलिस्ट, हम कभी FIR भी डिकोड करते हैं लोगों को, आप जैसे लोगों को बताने के लिए, अपने दर्शकों को बताने के लिए। तो ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं हम नहीं समझ पाते, हम फिर लॉयर, अपने जितने भी लॉयर फ्रेंड्स हैं उनके पास जाते हैं, तो वो जो टाइम कहीं ना कहीं जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है, 2 लोग लग जाते हैं एक चीज को डिकोड करने में। तो वो आपको क्या लगता है ये कितना ज्यादा सॉल्व कर देगा चीजों को, और कितने लोगों के लिए आसान होने वाला है, और नॉर्मल लोगों को कितना ये इम्पैक्ट करने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा ना कि जनता जो भी पीड़ित होता है जब वो लॉयर के पास जाता है, कोई भी लॉयर जो रहता है वो, उसका पहला धर्म होता है कि अपने क्लाइंट को वो न्याय दिलाए। हाँ। उसका पहला धर्म होता है न्याय दिलाए। हाँ। और बड़ी उम्मीद से कोई भी प्रार्थी जब अपने वकील के पास जाता है, हाँ। हमारी 5वीं पीढ़ी है। हाँ। मेरे फादर, मेरे दादा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा सब लॉयर है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पुश्तैनी जो होता है 5वां लेयर है हमारे यहाँ। हाँ। 5वीं पीढ़ी है लॉयर की। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से मैंने देखा है कि लोग जब आते थे, हमारे घर आते थे और जब चर्चाएं होती थी उनके केसेस को, हम बहुत छोटे छोटे थे लेकिन जब हम केसेस को सुनते थे तो बच्चे जब अपने घर की बात, वातावरण से लोग रहते हैं तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वकालत हमारे ब्लड में बहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो कितने परेशानी से आते थे, और वो जब आते थे और फादर को या दादा को हमारे जब बता देते थे कि किस प्रकार से हमारे परदादा वो भी वकील थे, तो बता दिया जाता था उनको, पूरे केस समझा जाते थे, और जब वो सुनने के बाद उनको कन्विंस कर देते थे कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो आदमी बड़े खुशी से जाता था। तो हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि जनता, जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो परेशानी में आता है और आपको अपनी पूरी कहानी बताता है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कैसे आप पूरा उसको चेकआउट करके उसको आप सुलभ न्याय दिलाएं। और मुझे लगता है कि वकालत की फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है वो होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी अगर आप बनाती हैं, आप क्रेडिबिलिटी अगर आपकी है, आपके पे लोग विश्वास करते हैं, आपके गोल्डन वर्ड पे विश्वास करते हैं, तो मुझे लगता है कि न्याय हमेशा ऐसी भाषा में होना चाहिए जो जनता पढ़े और समझ में आ जाए। बिल्कुल। और जनता को पता होना चाहिए कि मेरा केस ये वर्ड है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको वर्ड अभी बताए, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये अभी तक इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? ये पता था कि ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है, उसके बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसको अभी क्यों नहीं ऑलरेडी हिंदी वर्ड्स में रिप्लेस कर दिया गया? जैसे कि आपने बताया कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है, नेबरिंग स्टेट मध्य प्रदेश में हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी 2022 में इसे किया गया था। हाँ। और कई प्रदेशों में भी किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि अभी इन्होंने 3 कानून बदल दिए जो 1 जुलाई से चालू होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो IPC था उसे सारा कुछ इन्होंने बदल दिया तीनों, और कई सारे सेक्शंस को कम किए। मुझे लगता है एक स्वच्छ जो भारत में हमारे पास जो शक्ति है, वो सबसे बड़ी शक्ति हमारे भारत के संविधान में है। और वो एक किताब नहीं है सुमी जी, वो 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है। हाँ। और लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने बनाया है, लोग विश्वास करते हैं। और इस देश में आज जब व्यक्ति निराश हो जाता है, जब हताश हो जाता है, अगर सबसे ज्यादा उसकी उम्मीद किसी पे रहती है वो तो न्यायालय पे रहती है। बिल्कुल, हाँ। आज आप देखिए कि कोई भी ऐसे मुद्दे जो देश में फंस जाते हैं, लोगों को लगता है अब न्याय होगा कि नहीं, और वो मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, चाहे वो फिर वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो दिगर कोई मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट से न्याय आता है। इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हमारे जैसे लॉयर, हमारे जैसे लोग जो कानून में भी आस्था रखते हैं, जो किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से भी जुड़े हैं,
मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जब नाम आता है तो स्वतः ही लोगों का सम्मान यहाँ से निकलता है। हाँ, दिल से निकल लोगों को न्याय मिलता है। कई चीजों में मैंने देखा है, आज भी लोग इस देश में सबसे ज्यादा अगर लोगों को लगता है कि हमें कहीं से न्याय मिलेगा तो वो जगह का नाम है देश का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ। तो बिल्कुल अमित श्रीवास्तव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है, उसके सारे प्रियम्बल कह लीजिए, आप उसके प्रिंसिपल्स कह लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कह लीजिए, सारे इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे हर एक धर्म का एक अपना एक सेक्रेड बुक होता है, जैसे हिंदुइज्म का गीता है, कुरान है, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का बाइबल है, बिल्कुल उसी तरह से डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक किताब जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी भाषा जो है, जब कुछ नहीं होता तो लास्ट रिजॉर्ट न्यायाधीश और इनफैक्ट न्यायालय ही होता है, और इसीलिए उसकी जो भाषा होती है, न्याय की जो भाषा होती है, वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, और इसीलिए उसमें कॉम्प्लिकेटेड शब्द भले वो किसी भी भाषा के हो उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, लैंग्वेज वॉर जो शुरू हो रहा है, ये एक अच्छे इंटेंशन से जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का स्टांस ये जरूर रहेगा कि इसकी टाइमिंग बेटर हो सकती थी, लेकिन एक अच्छे इंटेंशन से जो शुरू किया जा रहा है, तो इसीलिए कांग्रेस भी बीजेपी के इस डिसीजन के साथ है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। आप सभी जाते जाते मैं आप सभी को ये जरूर कहना चाहूंगी कि 10th इंटरनेशनल योगा डे है, आप सभी को शुभकामनाएं, और हर दिन योगा करें, सिर्फ आज के दिन ही नहीं, क्योंकि यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर आवर हेल्थ एंड हार्ट। तो इसीलिए इसी गुड मैसेज से आप भी अगर हमारी ऑडियंस को एक योगा इंटरनेशनल डे पे अगर कुछ आप भी एक मैसेज देना जी, चाहें। निश्चित तौर पे हाँ। मुझे लगता है कि सबसे पहले आप सभी को आज योगा डे पे मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक आपका चित्त और मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक सब व्यर्थ है। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और सबसे अहम बात, अगर आपके पास हेल्थ होगी, वेल्थ चले जाए नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास हेल्थ होगी वेल्थ फिर से आ जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं इस योगा डे पे कि स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, और योग करिए, क्योंकि योग से भागे रोग। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा मैसेज था, योग से भागे रोग। और आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल इस पॉजिटिव नोट से अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय जौहार।